वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम द रिव्यू कामरान यूसुफ और शहबाज राना के साथ। एक नज़र आज के मौज़ूआत पर। पाकिस्तान ने बाकायदा तौर पर यह इल्ज़ाम आयद किया है कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर जो हालिया हमला हुआ था उसमें भारत मुलव्वस है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तान को इसमें कोई शक नहीं है कि इसका असल मास्टरमाइंड भारत है। आज के प्रोग्राम में हम जिक्र करेंगे एक ऐसी भारतीय मुसन्नफ़ का जिन्होंने पाकिस्तान के इन इल्ज़ामात या पाकिस्तान के इस मौक़िफ़ की तायीद की है और तस्दीक की है कि किस तरीके से भारत जो है वो पाकिस्तान और ख़ुसूसी तौर पर बलूचिस्तान के अंदर गड़बड़ कर रहा है। और जिक्र करेंगे अगेन उसी स्टोरी का जो गुज़िश्ता चंद दिनों से पाकिस्तान के मंजरनामे पर छाई हुई है, और वो है वफाकी वज़ीर बराए हवाबाजी का जो मुतनाज़ा बयान था जाली या मशकूक पायलट के लाइसेंस के हवाले से, और अब उसका फॉल आउट आना शुरू हो गया है। और इसी के साथ साथ जिक्र करेंगे कि क्या इसमें जो वज़ारत दिफा है पायलट्स को लाइसेंस इशू करने में इसका भी किरदार रहा है। और आखिर में इसी से एक जुड़ा इशू कि जो PIA की मलकियत में इस वक्त न्यूयॉर्क में रोजवेल्ट होटल है उसकी निचकारी के हवाले से जो बातें चल रही हैं, इस हवाले से अहम फैसले हुए हैं, उस पर जिक्र करेंगे। लेकिन शहबाज, इनसे पहले आज के दिन दो बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं, तो शायद उनका जिक्र करना जरूरी है। एक तो वो जो लाहौर हाई कोर्ट का फैसला आया, जो जज थे अरशद मलिक साहब, उनको बरतरफ कर दिया गया है मिसकॉन्डक्ट का, उनके ऊपर जो एलिगेशन लगा है। और आपको पता है कि अरशद मलिक साहब के जो दो फैसले थे, अल अजीजिया रेफरेंस केस जो नवाज शरीफ साहब ने जो उनको जो सजा हुई है वो इन्होंने दी थी। तो कामरान अब एक लीगल और एक पॉलिटिकल इसके कॉन्सिक्वेंसेज पैदा हो सकते हैं। अब आने वाले दिनों में वो चीज़ें सामने आएंगी कि क्या वो जो फैसला है उसको भी दोबारा खोला जाएगा, उसका रीट्रायल होगा, या इस्लामाबाद हाई कोर्ट खुद इसका नोटिस लेगी दिए। तो और मेरे ख्याल में इसमें तो जो PMLN का रद्द-ए-अमल है, खुद शहबाज शरीफ ने ट्विटर पे कहा है कि उसके बाद तो वो तो कह रहे हैं कि ये हमारी बहुत बड़ी विक्ट्री है, और अब इस फैसले के बाद जो फैसला जज अरशद मलिक ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के खिलाफ किया था उसका कोई ग्राउंड नहीं है, तो उसको कलअदम करार दिया जाए। एक तो ये हो गया। दूसरा जो अफसोसनाक वाक़या आज अगेन शेखुपुरा के पास एक ट्रेन ने जो है मुसाफिरों से भरी वैन के साथ उसका हादसा पेश आया, और ज़्यादातर उसमें जो हमारे सिख शहरी हैं वो सवार थे, मुतअद्दिद उसमें हलाक हुए हैं। बहुत अफसोसनाक वाक़या है, और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अगेन उस पर रद्द-ए-अमल का इजहार किया। और जो हमारा एक रिवायती तरीका है कि वो ये कह रहे हैं कि अब जो तमाम जो सेफ्टी मेजर्स हैं वो इमीडिएटली रिव्यू किए जाएंगे। 2 साल इनको हो चुके हैं। 2019 कहा जाता है कि 100 इस तरह के छोटे बड़े हादसा हुए, बल्कि अक्टूबर में लास्ट ईयर तेज गाम का रहीम यार खान के पास जो वाक़या पेश आया जिसमें 74 लोग जहां भाग हुए, और उसके बाद भी ऐसी बातें करते रहे। माजी में अगर इनका ट्रैक रिकॉर्ड देखें, आपको पता है कि इस तरह के हादसे होते थे तो ये फौरन इस्तीफा मांगते थे, और मुझे नहीं लगता कि शेख रशीद साहब क्या इस वाक़े के बाद भी इस्तीफा देंगे। कामरान, ये एक बदकिस्मती रही है कि इस मुल्क में जब भी कोई हादसा होता है ना, उसके ऊपर सियासत होती है, चाहे वो हुकूमत कर रही हो या अपोजिशन कर रही हो। यहाँ पे भी फिर वही बात हो रही है, सियासत हो रही है। मामला मुझे तो किसी भी तरह ये सुधरते हुए नजर नहीं आ रहे। और एक जो चीज़ बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग होती है ना, खासतौर पर जब आपको याद होगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जब हुकूमत थी, उसमें बहुत ज़्यादा ये जब दहशतगर्दी के वाक़यात होते थे, जब कोई कहीं पे हमला होता था तो रहमान मलिक साहब के जो PRO है वो एक वीडियो बयान उनका लेकर रहमान मलिक साहब का हर दफ्तर में पहुंच जाते थे, उनका बयान चला दें, तो उनका जो फोकस था वो बयान चलाने के ऊपर होता था। यहाँ पे भी रेल का हादसा हुआ है, इसके ऊपर मजम्मत से ज़्यादा आगे बात नहीं बढ़ती, लोग भूल जाते हैं और फिर बात आगे चल। और मेरे ख्याल में इल्जाम तराशी भी माजी वालों पे देंगे, माजी पे भी देंगे। देखिए, ये अब एक लंबी बहस है। रेलवे के ऊपर एक वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है कि अगर आप ML1 भी प्रोजेक्ट आप शुरू कर लें, जो पाकिस्तान चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का है, उनका ये कहना कि जब तक रेलवे की गवर्नेंस इंप्रूव नहीं होती, इवन कि ML1 जैसा प्रोजेक्ट जिसकी लागत जो है वो $7 अरब से ज्यादा है, वो भी फेल हो जाएगा। अच्छा, अब इशू की तरफ जो मेन हमने इशू डिस्कस करना है, आपको पता है कि पीर के रोज एक वाक़या पेश आया पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में। ये तो हमारी खुशकिस्मती थी और हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस की बरवक्त जो कार्रवाई थी। अगर वो 4 दहशतगर्द BA लेके स्टॉक एक्सचेंज की बिल्डिंग में चले जाते हैं अंदर, तो आपको पता है कितना बड़ा नुकसान होता है। आप इकोनॉमी कवर करते हैं, एक तो उसका एस्पेक्ट ये है क्योंकि ये दूसरा BA ले का अटैक है बलूचिस्तान से बाहर। लास्ट ईयर गालिबन नवंबर 2018 में इन्होंने चाइनीज कॉन्सुलेट पे इसी तरह का अटैक किया, और अब ये पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, और कहा जाता है कि इसमें जो शंघाई स्टॉक एक्सचेंज है उनके बहुत बड़े स्टेक्स हैं। तो एक तो ये पाकिस्तान के इंटरेस्ट को टारगेट कर रहे हैं, और दूसरा चाइनीज इंटरेस्ट को भी टारगेट कर रहे हैं। आपका क्या ख्याल है? ये बात बिल्कुल ठीक है आपकी। जो हमारी इन्फॉर्मेशन है वो भी यही है कि प्राइमरीली वहाँ पे चाइनीज को टारगेट करने की कोशिश की गई, क्योंकि भारत को आपको पता है जो लद्दाख सेक्टर में उसको वहाँ पे हजीमत उठाना पड़ी, वहाँ पर ये कुछ नहीं कर सका, तो इनडायरेक्टली थ्रू इट्स प्रॉक्सीज
BLA के बारे में कहा जाता है, और अभी आप इसकी तफसीलात भी देने जा रहे हैं कि उसके पीछे भारत, और वही हुआ यहाँ पे। और प्राइम मिनिस्टर साहब ने खुद जब नेशनल असेंबली के फ्लोर के ऊपर ये बात कह दी, तो इसमें किसी और तरह की शक पीछे रह नहीं जाता कि ये भारत सारा करवा रहा है। ये बात ठीक है कि उस दिन वहाँ पे एक मीटिंग हो रही थी, लेकिन गालबन चाइनीज वहाँ पे उनकी फिजिकल प्रेजेंस नहीं थी, और वहां पे कोई वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए ही उनकी जो मीटिंग चल रही थी, तो चाइनीज को टारगेट करने की लेकिन जो कोशिश हमला की करवाने वाले हैं उनको पता है कि यहां पर क्या स्टेक्स हैं, क्योंकि बड़ी वो खबर बनाना चाहते थे। अब जो आपने जिक्र किया कि इस हमले के फौरन बाद जाहिर है पाकिस्तानी हुकाम ने यह कहना शुरू कर दिया, बल्कि पहले जो कलदम बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है उसने जिम्मेदारी कबूल की, और उसके बाद पाकिस्तानी हुकाम ने वाज़े तौर पर कहा कि इसके पीछे भारत मुलव्वस है। लेकिन उसकी तस्दीक या इस इल्ज़ाम की तकवीयत उसको उस वक्त मिली जब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस ये बात बाकायदा तौर पर कही कि उनको सरकारी तौर पर इसमें कोई शक नहीं है कि इसका असल मास्टरमाइंड भारत है। तो जब एक मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म ऑन द फ्लोर ऑफ द नेशनल असेंबली ऐसी बात करे, तो यकीनन उनके पास ऐसे शवायद मौजूद होंगे जिसकी बुनियाद पर आप इतना बड़ा दावा कर रहे हैं। लेकिन जाहिर है कि पाकिस्तान और भारत में जब इस तरह के वाकयात होते हैं, हम एक दूसरे पे इल्जामात लगाते रहते हैं। जो इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर्स हैं शायद वो ये कहें कि क्योंकि माजी में भी ऐसा ट्रेंड रहा है तो ये इल्जामात की हद तक बात है। लेकिन आज आपके सामने जो हम एक तफसीलात रख रहे हैं कि एक भारतीय मुसन्नफ हैं अविनाश पलीवाल, इन्होंने भी इस पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज हमले के बाद एक ट्वीट किया, और इन्होंने क्योंकि 2017 में एक किताब लिखी थी माई एनिमीज एनिमी, जिसमें बुनियादी तौर पर उन्होंने बहुत डिटेल में ये बात बताई थी कि किस तरीके से जो भारत की खुफिया एजेंसी रॉ और जो NDS है अफगानिस्तान की, वो किस तरीके से मिलकर काम कर रहे हैं बलूचिस्तान में ट्रबल क्रिएट किया जाए, और साथ ही साथ में जो कलदम तरीके तालिबान पाकिस्तान है और उनके जो एफिलिएट्स हैं उनके साथ मिलकर पाकिस्तान में किसी तरह की कार्रवाई की जाए। तो ये बताना आपको जरूरी है, और इस किताब का शहबाज अगर जिक्र करें तो चंद इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हाईलाइट करना जरूरी है, जिससे शायद हमारे जो नाजरीन है उनको अंदाजा हो कि भारत किस तरीके की कार्रवाइयां कर रहा है। इसमें उन्होंने जो जिक्र किया है कि असल में जो सिलसिला शुरू हुआ ये 2002 में शुरू हुआ, जब अफगानिस्तान में हिंदुस्तान ने पहली दफा एक इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पे बनाने की तैयारी शुरू की, और उसका बुनियादी जो मकसद था कि बलूचिस्तान और पश्तून कार्ड को यूज किया जाए पाकिस्तान के खिलाफ। और इसी वजह से फिर 2004 में इस किताब में वो आगे चल के लिखते हैं कि बलूचिस्तान में ये बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और बलोच रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से पाकिस्तान और पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ एकदम से हमले शुरू कर दिए गए, और इसका एक मकसद पाकिस्तान के इंटरेस्ट को नुकसान पहुंचाना, और दूसरा अगर आपको याद हो तो उसी वक्त ही गवादर में चीन ने अपनी बहुत ज्यादा दिलचस्पी जाहिर की थी, उसको भी टारगेट करना था। उसी जमाने में चीन के कई जो इंजीनियर थे उनको मारा गया, उनको अगवा भी किया गया। इसकी जो कड़ियां हैं वो भी भारत और उसकी इससे मिलती हैं। फिर इस किताब में एक कुछ जिक्र भी किया कि माजी में पाकिस्तान इस तरह के इल्जामात और इस तरह की चीजों को सबूत देता भी रहा है। एक हवाला दिया उन्होंने 17 जनवरी 2007 को जनरल मुशर्रफ की मुलाकात हुई अमरीकी असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बराए साउथ एशिया मिस्टर रिचर्ड बाउचर से, जिसमें उन्होंने जिक्र किया कि ये अकबर बुगटी का जो पोता बराम दाग है और बलाच मरी जो दूसरे बलोच रहनुमा है वो अफगानिस्तान में रहते हैं और काबुल और कंधार के दरमियान अक्सर सफर करते हैं और भारत के साथ मिलकर पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ हमलों की मंसूबाबंदी कर रहे हैं। 3 रोज के बाद रिचर्ड बाउचर अफगानिस्तान गए। काबुल में उनकी मुलाकात अफगान सदर से हुई और हामिद कारजाई थे, और हामिद कारजाई ने ये एतराफ़ किया कि बरामदाग बुगटी जो हैं वो अफगानिस्तान से ऑपरेट कर रहे हैं। और इसी तरह से आगे चल के वो इस किताब में लिखते हैं कि भारत ने बेशतर जो बलोच रहनुमाओं के बेटों और उनके जो पोते हैं, बहुत से बलोच रहनुमाओं के, उनको तहफ़्फ़ुज़ फराम किया। और अकबर बुगटी जो है मुतअद्दिद हिंदुस्तानी हलकों में मशहूर थे। और एक और जो आगे वो जाके सबूत फराम करते हैं कि 2008 में पाकिस्तान कोशिश भी करता रहा कि ये जो बलोच शिद्दत पसंद है या दहशत गर्द हैं इनके साथ एक मफाहमत भी की जाए। तो उसमें उन्होंने सीज फायर करने की भी कोशिश की 2008 में, उसमें कुछ कामयाबी भी हुई। लेकिन नवंबर 2008 जो मुंबई का हमला हुआ, ठीक उसके 2 माह के बाद अचानक ये जो बलोच ग्रुप थे इन्होंने पाकिस्तान की जो आर्मी है या पाकिस्तान के जो इंटरेस्ट हैं उनके खिलाफ हमले करना शुरू कर दिए। और उस वक्त बरतानिया के जो इंटेलिजेंस हुकाम हैं इस किताब के मुताबिक उनको भी इस बात का यकीन हो गया कि भारत जो है बलूचिस्तान के मुख्तलिफ ग्रोहों को प्रॉक्सी के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है पाकिस्तान के खिलाफ। ना सिर्फ ये बल्कि इस किताब के अंदर यह भी बताया गया है कि भारत बलोच दहशतगर्द तंजीमों के साथ साथ
तहरीके तालिबान पाकिस्तान को भी फाइनेंशियल सपोर्ट करता रहा और ख़ास करके उन्होंने जिक्र किया है कि मुल्ला फजलुल्लाह उसके इस भारत की खुफिया एजेंसी रॉ के साथ बड़े करीबी ताल्लुकात थे। और एक जगह पे वो लिखते भी हैं कि अक्टूबर 2013 में अमेरिका ने NDS के एक हसास ऑपरेशन के दौरान जो कलदम तहरीके तालिबान के एक सीनियर कमांडर हैं लतीफ़ मसूद को गिरफ्तार किया। इस वाक़े ने पाकिस्तान की इन इल्ज़ामात की तौसीक कर दी कि कारज़ाई TTP की मुमकिना तौर पर पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए हिमायत कर रहे हैं। और आगे चलकर वो ये भी जिक्र कर रहे हैं कि NDS ने हिंदुस्तान के साथ मिलकर काम किया और नई दिल्ली से माली मुआवनत हासिल की, जिससे पाकिस्तान इस नतीजे पर पहुंचा कि इस तमाम मामले में भारत का हाथ है। और दिलचस्प बात यह है कि UAE यानी कि मुत्तहिदा अरब अमारात के इंटेलिजेंस के जो ओहदेदार हैं वो भी ये समझते हैं कि TTP को जो माली मुआवनत है या जो फाइनेंशियल सपोर्ट है वो भारत करता रहा है। तो ये किताब बड़ी डिटेल डिस्क्रिप्शन दी गई है। हम अगर कहें तो जाहिर है कि लोग उसको विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट लेते हैं। ये भारतीय एक मुसन्निफ हैं जो खुद इस बात का इतराफ़ कर रहे हैं कि जो कुछ बलूचिस्तान में, जो कुछ फाटा में या कलदम तहरीके तालिबान पाकिस्तान करती रही है उसमें रॉ का हाथ रहा है। एक बात उन्होंने ये भी लिखी है कि जो पाकिस्तान का दावा है कि बलूचिस्तान के अंदर भारतीय इंटरवेंशन होती है थ्रू प्रॉक्सीज, उसके जो सबूत है जो पाकिस्तान ने शर्म शेख में भारत के हवाले किए, तो उनका ये दावा है इस किताब के अंदर कि वो जो इन्फॉर्मेशन थी इंटेलिजेंस वो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन थी और उसके जो अगर वो चीज़ कभी पब्लिक हो जाती, वो जो डोजियर जो दिया गया था पाकिस्तान की तरफ से, तो शायद पाकिस्तान को वहां पे लेकिन ये उस कॉन्टेक्स्ट के बारे में वो बात कर रहे थे कि क्योंकि उसके बाद शर्म शेख में जो मुलाकात हुई यूसुफ रजा गिलानी और उस वक्त मनमोहन सिंह थे, क्योंकि उसका बहुत ज़्यादा बैकलैश आया, क्योंकि जब जॉइंट स्टेटमेंट में ये मेंशन किया गया, क्योंकि वहां पर भारत के अंदर ये जो इंटेलिजेंस कम्युनिटी, ये उनका एक मौक़िफ़ है कि अगर वो जॉइंट स्टेटमेंट वापस ना ली जाती तो शायद हमें उसका फ़ायदा होता अगर पाकिस्तान को डोसियर देता। लेकिन ये उनका मौक़िफ़ है, क्योंकि ज़ाहिर है कि ये भारतीय मुसन्निफ़ हैं, उन्होंने अपनी प्रोटेक्शन तो ज़रूर करनी है। लेकिन आप ये याद रखें कि भारतीय ऑथर होने के बावजूद जिस तरीके का उन्होंने एक डिटेल डिस्क्रिप्शन दी है, शायद इसमें कुछ शक बाकी नहीं रहता। लेकिन पाकिस्तान के लोग जानते हैं कि ये ओपन सीक्रेट है, लेकिन एक भारतीय की तरफ से, भारतीय मुसन्नफ की तरफ से इस तरह का इतराफ आना शायद ये बहुत बड़ी बात होती है। नाज़रीन, अभी हम यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हम पूछेंगे लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड शुएब अमजद से कि अगर पाकिस्तान के पास वाकई इतने ही ज़्यादा सबूत हैं और इमरान खान साहब असम्बली के फ्लोर के ऊपर खड़े होकर ये बात कर रहे हैं, तो फिर जो बाकी दुनिया के ममालिक है वो हमारी बात क्यों नहीं सुनते। स्टे विद अस। जी, प्रोग्राम द रिव्यू में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। आज वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेरे सदारत एक आला सतही इजलास हुआ जिसमें आर्मी चीफ समेत DG ISI और जो तमाम मुतलका हुकाम थे उन्होंने शिरकत की। और इसका बुनियादी मकसद जो इस वक्त अंदरूनी और बैरूनी जो सिक्योरिटी सिचुएशन है उसको डिस्कस करना था, और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर जो हमला हुआ उसकी जो बात की सूरत हाल है उस पर भी बात हुई है। इस पर मजीद बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं स्काइप पर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब, दिफाई तज्जियाकार हैं, और इसलिए भी इनको बुलाया क्योंकि उन्होंने बलूचिस्तान में सर्व भी किया है। तो जनरल साहब, पाकिस्तान ने तो सरकारी तौर पर यह कह दिया है कि स्टॉक एक्सचेंज का जो हमला था इसके पीछे भारत मुलव्वस है, और माजी में भी हम इस तरह के इल्जामात लगाते रहे हैं। सवाल यह है कि हमारे पास सबूतों के बावजूद, ज़ाहिर कुलभूषण यादव का भी हमारे सामने वाकया मौजूद है, जो बैन अल-अक़वामी बिरादरी है, ये जो ताकतवर ममालिक हैं, वो हमारे मौक़िफ़ की तायीद क्यों नहीं करते? वजह क्या है इसकी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पहली बात तो ये ज़हन में रखनी चाहिए कि इसमें शक व शुबा कोई नहीं, क्योंकि बहुत सारी चीजें तो भारत के अपने लोग इतराफ करते रहे। खुद मोदी ने, जो प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं, इन्होंने लाल किले की सीढ़ियों पे खड़े होकर 15 अगस्त की तकरीर की, और आपने देखा कि बलूचिस्तान का खास तौर पे नाम दिया, आजाद कश्मीर का, फिर गिलगित बल्तिस्तान, तो और उनके अलावा और भी बाकी लीडर, उनके आम आदमी भी, कोई देख लीजिए उनके एनालिस्ट वगैरह, वो बड़ा खुल के, या उनके एक्स चीफ हैं, एक्स कोर कमांडर वगैरह हैं, वो खुल के बात करते हैं। दूसरा इशू ये है कि सबूतों की कोई कमी नहीं। रामदा बुख्ती वहां विजिट करता है, हरब आर्मरी विजिट करता है, फिर इसी तरह मामा कदीर वहां पे आजकल, असलम मच्छू की वहां तस्वीरें थी जब ये हमारा चाइनीज कौंसल खाने पे हमला हुआ, तो असलम मच्छू की वहां से पिक्चर्स आई, हॉस्पिटल में वहां ट्रीटमेंट करा रहा है, क्योंकि एक वक्त पे वो जख्मी हुआ था पाकिस्तान आर्मी के साथ क्लैशेस में।
तो सबूतों की कमी नहीं है। लेकिन चीज ये है कि जहां तक ताल्लुक है इंटरनेशनल कम्युनिटी का, अमेरिका का अगर आप देखें तो वही लीड करता है और यूनाइटेड नेशन भी उन्हीं के इशारों पे चलती है। अमेरिका का हमेशा ये रवैया रहा है कि उसने पाकिस्तान को पाकिस्तान के मामलात पे या पाकिस्तान के खदशात के ऊपर कभी मदद नहीं की। हमें अगर भारत से खतरा है तो उन्होंने कभी भी उसको, वो आपको रशिया से खतरा की बात, सोवियत यूनियन का खतरा है जी फलां, उसके लिए वो अपने मामलात तो चलाते रहे, लेकिन उन्होंने इंडिया को कभी नाराज नहीं किया। बल्कि यहां तक कि अफगानिस्तान में सारी जंग पाकिस्तान के कंधों पर बैठ, अभी हम जो अमेरिका की मदद कर रहे हैं अफगानिस्तान में, तो एक ख्याल था कि शायद अमेरिका अब पाकिस्तान की बात सुन लेगा और मेरिट के ऊपर जहां पे पाकिस्तान को इंटरनेशनल सपोर्ट की जरूरत होगी वो सपोर्ट करेगा। लेकिन इसके बावजूद अभी जो स्टेट डिपार्टमेंट की रिपोर्ट आई उसमें फिर पाकिस्तान जो टेररिस्ट सेव हेवन है वो पाकिस्तान में है और भारत आज भी मजलूम है। तो ये क्या वजह है कि अभी तक बावजूद इसके कि हम इतना उनके साथ कोऑपरेट कर रहे हैं, हमें एक डिस्क्रिमिनेट क्यों किया जा रहा है? देखिए, हम अमेरिका की तवक्कुआत पे पूरे नहीं उतरते। अमेरिका हमारी तवक्कुआत की तो परवाह नहीं करता, वो तो जिक्र ही नहीं है कि भी हमारी सिक्योरिटी को क्या थ्रेट्स हैं कि वो उसके बारे में कोई बात हो, वो नहीं। वो अपनी तवक्कुआत के जनाब अफगान तालिबान को 18-19 साल में हम शिकस्त नहीं दे सके, उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान ने उनकी मदद की। अगर पाकिस्तान हमारी मदद करता तो पाकिस्तान की मदद से हम अफगान तालिबान को खत्म कर देते, हम फाते होकर निकलते। अब तो हमें सुलह सफाई करके निकलना पड़ा। तो ये वो चीज है जो कि अमेरिका को निकलने के लिए थोड़ी बहुत जो मदद आप कर रहे हैं उसका फायदा आपको वो दे रहे हैं कि आपको IMF में कर्जा दे दिया, FATF में आपको ग्रे लिस्ट में रहने दिया, ब्लैक लिस्ट में नहीं लेके गए। ये अदारे हैं ना जहां पे आपके ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर, आपकी मजबूरियों का फायदा उठा के तो आपको दबाया जा सकता है। तो वो ये इतना करके अपना काम निकलवा रहे हैं। ज्यादा इससे ज्यादा कि हमें अमरीकियों से तवक्को भी नहीं रखनी चाहिए। बिल्कुल जनरल साहब, इसका मतलब है कि आप रियलिस्टिक पिक्चर प्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि इसका एक और व्यू ये भी है कि जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर हमला हुआ, बेसिकली पाकिस्तान पर तो हमला है ही है, वो चाइनीज जो इंटरेस्ट है उन पर भी हमला है, क्योंकि शंघाई स्टॉक एक्सचेंज के वहां पर उनके शेयर्स भी हैं वहां पर। तो आप क्या ब्रॉडर अगर आप फ्यूचर कॉन्टेक्स्ट देखें तो इसका मतलब ये है कि भारत अमेरिका ये मिलके, क्योंकि वो CPEC और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के भी खिलाफ हैं, तो हमें अमेरिका से ये तवक्को नहीं रखनी चाहिए कि वो बलोच हो या करदम तरीके तालिबान पाकिस्तान हो, उनके खिलाफ वो कार्रवाई करेंगे। नहीं, ये कभी नहीं। आप उसको यूं देख लें, यहां पे CPEC के मामले में बड़ी वाज़ेह चीज है कि उनके मफादात और भारत के वो मिलते हैं, वो एक ही, लिहाजा वहां तावन है। उसकी मैं एक छोटी सी मिसाल आपके सामने रखता हूं। देखिए, ईरान से जब भी कभी कोई उनको आप देख लीजिए कि गल्फ में या अरेबियन सी में कोई वाकया होता है, कोई धमाका हुआ, फौरन ईरान के पीछे पड़ जाते हैं अमरीका कि जनाब ईरान को हम ये कर देंगे, वो कर। हमने 2 दफा प्रोटेस्ट किया कि ईरान की सरजमीन से पाकिस्तान के ऊपर हमला हुआ। एक जो यहाँ पे गवादर में होटल के ऊपर हुआ था, PC होटल पे, और एक जहां पे ये एम्बुश वगैरह की गई बिल्कुल ईरानियन बॉर्डर के करीब, और सिक्योरिटी के लोग मारे गए। हमने एहतजाज किया, हमने कहा जी आपकी सरजमीन यूज होती है। आपने देखा कभी अमेरिका ने उसकी कोई मजम्मत की? अमेरिका ने कोई कहा कि ईरानियन सरजमीन से ये क्यों हो रहा है? उसकी बुनियादी वजह यह है कि ईरान से हो या कहीं से जो चीज उनके मकासद पूरे कर रही है उस पर वो कभी भी नहीं बोलेंगे। तो ये एक ऐसा CPEC का किस्सा ऐसा है। साहब ये बताइएगा, ये बात तो ठीक है कि भारत भी वहां पे गड़बड़ कर रहा है, अफगानिस्तान का NDS का भी रोल है एक बलूचिस्तान के अंदर, पाकिस्तान की हुकूमत और हमारे जो अस्करी इदारे हैं उनका किरदार किस हद तक है चीज़ों को बेहतर करने में? हम क्यों बलोच लीडर्स के साथ हमने एक रिकन्सिलिएशन का प्रोसेस शुरू किया था कुछ अर्सा पहले, वो क्यों रुक गया? और फिर वहां पे जो एहसास महरूमी है कुछ हद तक तो जेन्युइन है ना, अगर आप बाकी लोगों को जो बाकी फैक्टर्स है उसको न्यूट्रलाइज कर भी दें, तो ये जो 2 चीजें हैं कि वहां पे जो एक लीडरशिप के साथ एक मुज़ाकरात हो रहे थे वो रुक गए, आप समझते नहीं है कि इन मुज़ाकरात को दोबारा शुरू होना चाहिए और जो जेन्युइन उनकी ग्रीवेंसेस है उसको एड्रेस किया जाना चाहिए? नहीं, देखिए, जहां तक ग्रीवेंसेस का ताल्लुक है बहुत सारी उस पर पेशरफ्त हुई। आप देखें कि जो सुई गैस हम दिया करते थे, वो इंप्रेशन ये क्रिएट किया जाता था कि शायद पाकिस्तान सिर्फ इस गैस पे पलता है, जबकि सुई गैस जो है वो आज हमें जितनी मुल्क में गैस चाहिए उसका कोई 22-23% जो है वो सुई से हम पूरा करते हैं। उसकी हमने उस जमाने से 1956 से रॉयल्टी देनी शुरू कर दी। अब ये जरदारी साहब के दौर में फैसला हुआ था, और आप एनुअली उनको एक रॉयल्टी आज की देते हैं इस साल की, और एक
पिछले साल की देते हैं, यानी पिछला एरियर भी आप साथ साथ क्लियर कर रहे हैं, उनको पैसा मिल रहा है। लेकिन चीज ये है कि ये कभी मिसिंग पर्संस का किस्सा लेके आ जाते हैं, जो कि उन्होंने खुद वहां पे छोड़े हुए हैं, जो पाकिस्तान के खिलाफ हरकतें करते हैं या ये इंसर्जेंसी करते हैं। सरदार हैं, ये पैसे खा जाते हैं, सारा रॉयल्टीज वगैरह जिसके इलाके में ये है उसको चले जाती है। अब वहां पे आप खुद देखिए कि अगर बलोचिस्तान का पूरा इलाका जो है उसमें से सिर्फ 7% वो इलाका है जिसमें कि हुकूमत की रेट है, इन ए वे के वहां पे डीसी है, डिप्टी कमिश्नर है, कमिश्नर है, या आपके थाने हैं, पुलिस है। बाकी तो 93% इलाका जो है वो सरदारों के पल्ले पास है। आप उसमें कैसे ये डेवलपमेंट वगैरह कराएंगे? सरदार चाहते ही नहीं। अगर आप डेवलपमेंट करवाते हैं तो सरदार आपके लोगों को मारेंगे। बिल्कुल जनरल साहब, हमारे पास वक्त क्योंकि कम है, ये बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि ये बहुत से कॉम्प्लिकेटेड एक इशू है। ब्रेक पे जाने से पहले एक चीज जरूर कि मेरी एक जो पाकिस्तान के बहुत एक जनरल जो सदर्न कमांड उन्होंने कमांड की और बहुत सीनियर पोजीशन में रहे, उनसे इस हवाले से मेरी ख्वाहिश थी कि वो टीवी पर आते, लेकिन वो टीवी में आने में दिलचस्पी नहीं रखते। तो उनसे जब इस सारे मसले पर मैंने पूछा, उन्होंने कहा कि भारत का जहां तक इन्वॉल्वमेंट का ताल्लुक है ये एक ओपन सीक्रेट है, इसे कोई डिनाई नहीं कर सकता। लेकिन हमने क्या करना है कि हमारे अंदर जो कमजोरियां हैं, जो हमारी अपनी फॉल्ट लाइंस हैं, उनको भी जरूर एड्रेस करना है। क्योंकि हम अगर बलोच अवाम हो या कोई और लोग हो, अगर नौजवानों को ऐसे मौके फराहम करेंगे कि वो पाकिस्तान के अंदर ही अपने आप को तरक्की करता देख सकें, और जो हमारे बैरूनी दुश्मन हैं कम से कम उनको हम ऐसे हालात पैदा ना करें कि वो इस सारी सिचुएशन को एक्सप्लॉइट करें। तो उनकी नज़र में जो सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है ये की है, वो बलूचिस्तान का मसला हो या अर्स्ट वाइल फाटा का हो। बहरहाल ये बड़ा इशू है, इस पर मजीद आइंदा आने वाले दिनों में जरूर बात करेंगे। यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद एक और अहम इशू पर बात करेंगे, और वो है PIA के पायलट्स का जो मशकूक और जाली लाइसेंसों का इशू है। नाज़रीन, प्रोग्राम द रिव्यू में एक दफ़ा फिर खुश आमदीद। नाज़रीन, आज से चंद दिन पहले जो एक वाक़या हुकूमत के एक बयान की वजह से शुरू हुआ, जिसकी जो इम्प्लीकेशंस है पाकिस्तान को आलमी सतह के ऊपर बर्दाश्त करना पड़ रही हैं, वो PIA के पायलट्स के जो लाइसेंसेस का मसला है, वो अब इतना गंभीर होता जा रहा है कि पाकिस्तान की जो परवाजें हैं PIA की, वो यूरोप के लिए भी बंद हो चुकी हैं 6 माह के लिए, और हुकूमत इस सिलसिले में जितनी सफाइयाँ देने की कोशिश कर रही है उतना ही ज़्यादा जो है मसला वो बढ़ता जा रहा है। कामरान, बहुत सारे इश्यूज जिसके ऊपर हुकूमत ने माजी में हाथ डाला और जहां पे इसने कौमी मसले के ऊपर सियासत करने की कोशिश की, वो मसला ख़राब हुआ। और जो PIA का मसला है, ये उसकी एक आप कह सकते हैं क्लासिकल एग्जाम्पल है। हुकूमत की शायद ख्वाहिश ये थी कि जो जाली लाइसेंस है गालबन वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत के दौर में जारी हुए हैं या PMLN की हुकूमत में जारी हुए हैं, तो आइए इनको एक दफ़ा फिर गंदा करते हैं। लेकिन हकीकत शायद ऐसी कुछ नहीं है। मैंने कुछ हक़ाइक़ जानने की कोशिश की, और ऐसी चीज़ें जो आवाम के नॉलेज में है। एविएशन डिवीजन जो कि सिविल एविएशन अथॉरिटी को कंट्रोल करती है, 2013 से पहले ये एग्जिस्ट नहीं करती थी। 2013 से पहले जो सिविल एविएशन अथॉरिटी थी वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर थी। तो क्या जितने जाली लाइसेंसेज या सस्पिशियस जो भी है, क्या वो फिर वजारत दफा ने जारी किए थे? और एक बात जहन में रहे, जो वजारत दफा है उसका जो कंट्रोल है वो शुरू से मिलिट्री के पास रहा है। बहुत कम ऐसे मौके आए हैं जहाँ पे जो डिफेंस मिनिस्ट्री है उसका जो सेक्रेटरी है वो सिविलियन है। गालबन नरगिस सेठी रिसेंट मेमोरी में, या कामरान साहब एक होते थे जब जनरल मुशर्रफ वो कुछ अर्सा के लिए वो भी सेक्रेटरी दिफा रहे, और जो दिफा का सेक्रेटरी है वो हमेशा के रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल होता है। तो लाइसेंसेस तो ये गालबन सारे माजी में इशू हुए हैं। अब क्या ऐसा मसला हुआ, अब जो ब्लेम गेम इतनी बढ़ गई है कि ये मामला अब किसी सिमत आपको लगता है ये लगेगा या फिर ये फिर उसी तरह होगा? आप बात करें, सबसे पहले तो ये चीज डिटर्मिन होनी है कि क्या ये जो जाली लाइसेंस, पहले तो ये इस्तिलाह ही गलत है, बल्कि UAE ने जो पाकिस्तानी अथॉरिटीज को खत लिखा है उन्होंने उसमें यही कहा है कि एक तो हमें ये भी बताएं कि ये जाली और जो सस्पिशियस लाइसेंस है इसमें फर्क क्या है। जाली का मतलब तो ये है कि आपने किसी और के नाम पर, मतलब जब सिविल एविएशन अथॉरिटी का बाकायदा एक लाइसेंस आपको जारी होता है, की बात करें ना, मैं UAE ने भी लिया है। अच्छा, UAE जो सिविल एविएशन अथॉरिटी जब आपको एक लाइसेंस जारी करती है तो वो जाली नहीं हो सकता। इसके अंदर इशू ये है कि आपने सिस्टम को मैनिपुलेट किया है, कुछ जो आपने पेपर्स देने थे उसमें पायलट्स ने कुछ गड़बड़ की है, ये किया है। जो इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये मेरे पास भी खबर है कि जो वुज़रा है ना उनके ऊपर एक दबाव है कि इमरान खान साहब चाहते हैं कि वो परफॉर्म करें, और उसके अंदर कोई सियासी अगर एलिमेंट मिल जाए कि अपोजिशन को लिताड़ना पड़े तो वो भी सामने रखते हैं। और उस वजह से इनको शायद ये लगा
कि अगर हम ये जाली या सस्पिशियस लाइसेंस वाला इशू उठाएंगे तो हमें मौका मिलेगा, हम पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन को लिताड़ेंगे, लेकिन उसके अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस का नहीं पता था। अब इसके अंदर भी सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, पहले वफाकी वजीर साहब ने गालिबन 24 जून को यह कहा कि 860 में से जो 262 पायलट हैं उनके लाइसेंस जाली हैं। बिल्कुल। फिर जब उसका ब्लो बैक आया, अगले दिन उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा नहीं वो मशकूक हैं, उसमें से जो 28 हैं उनके खिलाफ हमने कार्रवाई की है। फिर जो काबीना का इजलास हुआ उसमें भी काबीना ने क्योंकि मंजूरी देनी होती है फाइनल कि इनके लाइसेंस मनसूख किए जाएं, वो भी मनसूख नहीं किए गए, उसमें कहते हैं मजीद कुछ काम करना बाकी है। फिर कल हमने देखा कि वफाकी वजीर बराए हवाबाजी तो नहीं थे, शिपिंग के वजीर अली जैदी और स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर ऑन अकाउंटेबिलिटी शहजाद अकबर और शिबली फराज साहब ये हवाबाजी के ऊपर लेक्चर दे रहे थे। लेक्चर मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उनका इससे हवाबाजी से कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि वजीर हवाबाजी ग्राउंड और उसके अंदर जो कैच है वो ये कह रहे हैं कि अब हर पायलट का फोरेंसिक ऑडिट होगा, उनकी स्क्रूटनी होगी। इसका मतलब है कि जो गुलाम सरवर साहब ने पहले बयान दिया था कि 262 पायलट्स के लाइसेंस जाली हैं, इसका मतलब है कि बगैर तहकीक के उन्होंने ये कहा था। अब अगर जब तहकीक होना बाकी है, आपने पहले ही एक इल्जाम लगा दिया और उसका नतीजा क्या निकला कि पाकिस्तान की जग हसाई हो रही है, पीआईए वर्चुअली ऑन द वर्ज ऑफ इंटरनेशनल बैन। तो ये हमने किया है। आप जितना डिफेंस मर्जी देते रहे तरीके इंसाफ वाले के हम झूठ तो नहीं छुपा सकते थे, लेकिन टोटल इसको मिस हैंडल किया है और इस पर कई वफाकी वज़रा बहुत नाराज हैं गुलाम सरवर साहब से, और शायद इसी वजह से वो थोड़ा सा मेरे ख्याल में खुद ग्राउंड हो गए हैं। हमने बुलाने की उनको कोशिश की प्रोग्राम में, 10 दिन के बाद हम पीआईए के जो लाइसेंसेस का मसला ये सिर्फ एक अलहदा मसला नहीं है, इससे एक जुड़ा एक और भी मसला है, वो रूजवेल्ट होटल की प्राइवेटाइजेशन का है। इस मसले को भी ऐसे ही हैंडल किया जा रहा है जैसे पीआईए का लाइसेंस। और ये जो वाकया अभी आपने देखा सोशल मीडिया के ऊपर 2-3 दिन से कैंपेन चली थी, गालबन हुकूमत जो है इसको बेचने जा रही है, तो हकीकत थोड़ी सी इससे मुख्तलिफ थी। आज हमने कोशिश की कि कुछ और फैक्ट्स आपके सामने लाएं। ये जो मसला था रूजवेल्ट होटल की प्राइवेटाइजेशन का, ये आज का नहीं है। जनरल परवेज मुशर्रफ की हुकूमत से लेकर जितनी भी अब तक हुकूमतें आई, हर हुकूमत ने या तो इसको बेचने का फैसला किया है या फिर इसको लीज पे देने की कोशिश की है, और दोनों काम नहीं कर सके। पीटीआई की हुकूमत जब इक़्तिदार में आई तो इन्होंने एक कैबिनेट कमेटी ऑन प्राइवेटाइजेशन ने 15 नवंबर 2019 को एक टास्क फोर्स तश्कील दी, जो कि सारा झगड़ा वहां से शुरू होता है। और ये एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट था कि जो सीसीओपी ने टास्क फोर्स बनाई, इसकी जो मेंबरशिप थी, इसमें उन्होंने ओवरसीज पाकिस्तानीज के जो स्पेशल असिस्टेंट है प्राइम मिनिस्टर के जुल्फी बुखारी साहब, उनको भी उन्होंने किया। लेकिन ये जो टास्क फोर्स बनाई गई, इसकी कानून में कोई गुंजाइश नहीं थी। प्राइवेटाइजेशन का जितना भी प्रोसेस होता है वो प्राइवेटाइजेशन ऑर्डिनेंस 2000 के तहत होता है, और उसके अंदर इस तरह का जो काम जो टीओआर्स थे इसके, जो बाद में जो प्राइवेटाइजेशन कमीशन का बोर्ड है उसने अप्रूव किए, वो सारे काम ट्रांजैक्शन कमेटीज करती हैं, जिसको प्रॉपरली प्राइवेटाइजेशन कमीशन का बोर्ड जो है वो उसको अप्रूव करता है। यहां पे ना सिर्फ ये कि टास्क फोर्स बनाई गई जिसकी तश्कील के ऊपर और किसी ने नहीं, एविएशन डिवीजन जो हवाबाजी की वजारत है उसने खुद सवालिया और निशानात उठा दिए कि जो आपने काम टास्क फोर्स का दिया ये तो काम प्राइवेटाइजेशन कमीशन का है। लेकिन वहां पे प्राइवेटाइजेशन कमीशन के बोर्ड से ये मंजूरी ली गई कि इसकी जो बोर्ड की इसकी जो टास्क फोर्स की मीटिंग होगी, तब तक इसकी मीटिंग का कोरम पूरा नहीं समझा जाएगा जब तक उसके अंदर जो 3 लोग एटलीस्ट मौजूद नहीं होंगे, जुल्फी बुखारी साहब, उसके अलावा जो निजकारी के वजीर है मोहम्मद मियां सोमर, और तीसरे जो सीईओ हैं पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के। तो दाल में कुछ काला जो था वो शुरू से था। अभी जो हुकूमत ने एक इकदाम लिया है, कल जो काबीना की निजकारी कमेटी की दोबारा मीटिंग हुई है, उसके अंदर हुकूमत ने वो काम किया है जो इसको 7 माह पहले कर लेना चाहिए था। और वो काम ये था कि उन्होंने अब ये ट्रांजैक्शन जो है वो उन्होंने वापस दे दी है प्राइवेटाइजेशन कमीशन को, कि इसका आपका जो कानून है उसके तहत इसके ऊपर आप जो इसके ट्रांजैक्शन को आप आगे लेके चले। हम इस सिलसिले में अभी बात करेंगे, अभी छोटी सी ब्रेक लेंगे। जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हमारे साथ मौजूद होंगे मोहम्मद जुबैर साहब। इनको हमने इन्वाइट किया है एज अ फॉर्मर चेयरमैन प्राइवेटाइजेशन कमीशन। वो इस ट्रांजैक्शन को कैसे देखते हैं, देखते रहिए आफ्टर दिस ब्रेक। जी, प्रोग्राम द रिव्यू में एक दफा फिर खुशामदेद। हमें ज्वाइन कर चुके हैं टेलीफोन लाइन पर मोहम्मद जुबैर साहब। ये चेयरमैन रहे हैं प्राइवेटाइजेशन कमीशन के, सीनियर रहनुमा भी हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के। तो जुबैर साहब, आपने डिसीजन देखा होगा कमेटी, कैबिनेट कमेटी ऑन प्राइवेटाइजेशन कमीशन का, जो कल का फैसला है, उन्होंने डी नोटिफाई किया है। जो पहले रोजवेल्ट होटल को निजकारी के हवाले से जो टास्क फोर्स थी उसको डी नोटिफाई किया है। कौन सा फैसला ठीक था? टास्क फोर्स वाला फैसला आपको लगता है ठीक था, या जो कल कैबिनेट कमेटी ऑन प्राइवेटाइजेशन ने किया है? कल जो किया वो सही किया।
मतलब ये हुकूमत कोई काम सही करेगी सकती है। सिंपल सी बात है, एक प्राइवेटाइजेशन कमीशन का ऑर्डिनेंस है, एक बड़ा डिटेल्ड प्रोसेस डिफाइंड है कि आप किस तरह से निस्कारी करेंगे, किस तरह से प्रोसेस इनिशिएट होगा। लाइन मिनिस्ट्री के साथ आप मिल के पहले आइडेंटिफाई करते हैं, फिर प्राइवेटाइजेशन बोर्ड उसकी मंजूरी देता है, फिर वो कैबिनेट कमेटी में जाता है। उसमें कोई टास्क फोर्स की जरूरत नहीं होती, फिर उसमें गुंजाइश मतलब है ही कॉन्सेप्ट ही नहीं टास्क फोर्स का कि ये एक टास्क फोर्स बनाते हैं और इसका कोई रेलिवेंस ही नहीं है। और जब टास्क फोर्स बनाई थी, मैं आपके साथ ये भी शेयर कर दूं ऑन रिकॉर्ड कि जो प्राइवेटाइजेशन का बोर्ड है उसको पता ही नहीं था और उसमें अप्रूवल ही नहीं दिया गया था। और वो कह रहे थे कि इनिशियल जो प्रोसेस आप कर रहे हैं किसी देखने के लिए क्या इंटरेस्ट है या क्या नहीं है, जो भी होता है वो प्राइवेटाइजेशन कमीशन जाने, उसके वकील जाने और उसका बोर्ड जाने, उसका तरीका होता है। तो ये तो बिल्कुल गलत है, इसको सही किया। अच्छा जुबैर साहब, ये आपने बिल्कुल ठीक कहा, वो प्राइवेटाइजेशन कह रहे हैं जी कि हमें तो पता ही नहीं है वहां पे। ये प्राइवेटाइजेशन कमीशन वालों से जब मेरी कल बात हुई, उन्होंने कहा जो हमारी जो 15 नवंबर 2019 वाली समरी थी उसके अंदर तो हमने टास्क फोर्स की रिकमेंडेशन दी ही नहीं थी। तो अगर प्राइवेटाइजेशन कमीशन या मिनिस्ट्री प्राइवेटाइजेशन उसकी रिकमेंडेशन नहीं देती तो क्या ये काबीना की निजकारी कमेटी के पास इख्तियार है कि वो ऐसी ट्रांजैक्शन को कोई ऐसा स्ट्रक्चर वो प्रपोज करे जो कि निजकारी का जो ऑर्डिनेंस है 2000 वाला उससे बिल्कुल से बाहर हो, या वो फैसला जो था गैर कानूनी था? बिल्कुल गैर कानूनी था। और हमने ये शहबाज उसमें नेशनल असेंबली की जो कमेटी है, स्टैंडिंग कमेटी, उसमें भी इसको लेके गए थे। हमने पब्लिक भी किया था और हमने ये कहा था कि ये करने से पाकिस्तान का एंड नुकसान होगा अगर आप इस तरह से लेके चलेंगे, क्योंकि कोई कोर्ट चला जाएगा फाइनली। और आपको पता है कि पाकिस्तान का बैकग्राउंड भी पिछले कोई इतने अर्से से अच्छा नहीं रहा। स्टील मिल के हवाले से लोग जिक्र करते, तो पहले अगर हम एक कानून के हिसाब से क्यों नहीं चल सकते? आपको पता है बड़ा सिंपल सा तरीका होता है। उसमें सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करते हैं वो तमाम एंटिटीज जिसको आपने प्राइवेटाइज करना है या आउटसोर्स करना है या लॉन्ग लीज पर करना है, और वो एक दफा जब मंजूरी मिल जाती है कैबिनेट कमेटी और प्राइवेटाइजेशन से, तो प्राइवेटाइजेशन कमीशन फिर उसका सिलसिला शुरू करता है, जो भी उसका सिलसिला होता है अपॉइंटमेंट ऑफ फाइनेंशियल एडवाइजर। तो कल उन्होंने ये कहा कि फाइनेंशियल एडवाइजर भी अपॉइंट करें। जुबैर साहब, ये तो आपने वो क्लैरिटी कर दी लीगैलिटी के हवाले से। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो डिबेट भी हो रही है, कि एक तो ये जो फैसला के कोरोना वायरस की वजह से आपको पता है कि दुनिया भर में वैसे ही इकोनॉमी स्लम्प है, कि क्या ये इस मौके पर इस होटल को निजकारी करनी चाहिए। दूसरा, आप जब प्राइवेटाइजेशन कमीशन के चेयरमैन रहे तो गालिबन आपने इसकी कीमत लगवाने की कोशिश की थी, तो इस वक्त एक्चुअल इसकी मार्केट वैल्यू है क्या? देखिए, आजकल तो खैर बिल्कुल टर्म्स में कि इस वक्त तो मेरा ख्याल है इससे ज्यादा मजाक नहीं हो सकता कि इवन इसको सोचा भी जाए कि इस वक्त इस प्रोसेस को इनिशिएट किया जाए रोजगार होटल के हवाले और इसी तरह से डोमेस्टिक एयरपोर्ट के हवाले से जो सोच रहे क्या अभी माहौल है। द वर्स्ट हिट कंट्री फ्रॉम पैंडेमिक स्टैंडपॉइंट इज यूनाइटेड स्टेट्स। सबसे वर्स्ट हिट सिटी न्यूयॉर्क है, मतलब वर्स्ट बाय फार। पूरी दुनिया में उससे ज्यादा शहर इतना मुतासिर नहीं है जितना न्यूयॉर्क किया। अभी उधर जहाँ होटल है तो कुछ इस वक्त आप कोई करने जा रहे हैं, चाहे वो आप पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप करने जा रहे हैं या प्राइवेटाइज करने जा रहे हैं, कुछ भी करने जा रहे हैं। अच्छा जुबैर साहब, ये मैंने पीआईए की ऑडिट रिपोर्ट जो 2019 वाली है उसका गालबन ये पेज 170 है, उसके अंदर HVS की एक एवेल्युएशन रिपोर्ट का उन्होंने तस्करा किया 2016 की, जिसमें उसकी एज इट इज बेसिस के ऊपर जो उसने मालियत बताई है वो $637 मिलियन है। ये वही रिपोर्ट है जो आपने उस वक्त कंडक्ट करवाई थी या उसे हटके आई है? ये इसमें शिफात हमने बिल्कुल कंडक्ट करवाई थी और हमने इसकी आप जब आप बात करते हैं इसकी तो आपको बैंक तो होना चाहिए कि आप कितने। फिर उसके न्यूयॉर्क के बहुत सी चीजें सिर्फ इसमें मालियत के हवाले से नहीं, न्यूयॉर्क के टैक्स रूल्स के हवाले से कि आप अगर ये 637, मुझे याद था $700 मिलियन वाला कुछ याद था, बट फिर ये था कि आप इसको किस तरह से बेचेंगे तो टैक्स इफेक्टिव किस तरह से कर सकते हैं, वो भी एक सवाल था। तो इसमें मुझे ये नहीं पता कि इन्होंने ये सारी चीजें देखी है या नहीं देखी हैं, लेकिन इन एनी केस मैं आपको ये बता दूं कि हम मूव कर रहे हैं, मेरा ख्याल है कल ही कर देंगे। नेशनल असेंबली स्पीकर को आप ये लिख के भेज रहे हैं
स्टैंडिंग कमेटी को कॉल करें प्राइवेटाइजेशन की, और उसमें हम इसको ये जो आपने मार्केटिंग स्टैंड पॉइंट है उसके अंदर स्पेसिफिक। अच्छा, एक चीज जल्दी से जरा बता दीजिएगा, हमारे पास टाइम कम है। अब कल इन्होंने सीसीओपी ने फैसला कर दिया है कि इसकी जो निजकारी होगी वो प्राइवेटाइजेशन कमीशन का जो एक ऑर्डिनेंस है उसके जरिए होगी। तो एक जो नॉर्मल प्रोसेस होता है निजकारी का, आपके ख्याल में अगर वो सारा मेरिट के ऊपर चले तो ये ट्रांजैक्शन मेरिट के ऊपर क्लोज करने में कितना अरसा लगेगा? साल, 2 साल, 1.5 साल? देखिए, फाइनेंशियल एडवाइजर जब लगाते तो पहले वो जो उसमें सुना था कैबिनेट कमेटी ने शायद जिक्र किया था कि 2 साल लग जाएंगे। रूसवेल्ट होटल में 2 साल नहीं लगने चाहिए, इस वजह से कि जो सबसे कॉम्प्रिहेंसिव काम होता है वो ड्यू डिलिजेंस होता है। और रूसवेल्ट होटल इज नॉट लाइक पाकिस्तान स्टील या PIA के जिसमें डिलिजेंस प्रोसेस जो है साल, 1.25 साल चले कि 1.5 साल चले। मेरा तो अपना जाती ख्याल है कि इफ दे कैन, मतलब अगर करने जाए तो ये 8-9 महीने में कर सकते हैं, क्योंकि फाइनेंशियल एडवाइजर लगा। बहुत शुक्रिया जुबैर साहब, आप कह रहे हैं कि 8-9 महीने में अगर करना चाहें तो हो सकता है। एनीवेज, बहरहाल सिचुएशन अभी कोरोना वायरस की वजह से भी अनसर्टन है। प्रोग्राम द रिव्यू से बहरहाल आज के लिए इतना ही। मुझे कामरान यूसुफ और शहबाज राना को आप इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।